Hello students, today we will start chapter 2 economics, sectors of Indian economy. There are three sectors of Indian economy, primary sector, secondary sector and tertiary sector. जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं शामिल होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके की जाती हैं। डायरेक्ट इसमें जो है हम नेचर से कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी वस्तु में, यानी कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम प्राइमरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी वस्तु में, उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि उनकी कीमत बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। हमने एग्रीकल्चर की और गेहूँ का प्रोडक्शन किया, गेहूँ की वैल्यू है 10 रुपये पर केजी, लेकिन उसी गेहूँ से अगर हम बिस्किट बना के उसको बेचते हैं तो बिस्किट की कीमत है 60 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी कीमत 10 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो गई। तो ये क्या हो गया, उसमें वैल्यू एडिशन हो गया। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए जो सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं, गाड़ी है, शर्ट है, चेयर है, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। हमने यहाँ से जो है फॉरेस्ट्री से क्या लकड़ी प्राप्त की और उसको कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर में। तो ये क्या प्रोसेस है, इसकी वैल्यू एडिशन हो गई और क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई जिसको कि सेकेंडरी एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। अब जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं इसके अंदर। सेकेंडरी सेक्टर को सेकेंडरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी के बाद नेक्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप है, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। इन दोनों में प्रोडक्शन किया जाता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब देखिए मान लो ट्रांसपोर्ट है, डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, ये सब किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो ये कौन सा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। इसके बाद देखिए द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनोदर। जो तीनों सेक्टर हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब क्या है कि तीनों सेक्टर आपस में आत्मनिर्भर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है तीनों सेक्टर्स को। ऐसा क्यों है, देखिए मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब वो एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो मेथड्स यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। वो कहाँ से आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर से आएंगे। इसके अलावा जो मशीनरीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है, वो सब कहाँ से आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर से आएंगे। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रोडक्शन किया, यहाँ पर हमने गेहूं का प्रोडक्शन किया, उसको हमें बेचने के लिए बाज़ार तक लेके जाना है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगा, टर्सरी सेक्टर से आएगा। तो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर को दोनों सेक्टर की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन करना है, मान लो कोई शुगर मिल है, ठीक है, उसको चीनी का प्रोडक्शन करना है। शुगर केन कहाँ से आएगा, प्राइमरी सेक्टर से आएगा, क्योंकि शुगर केन उगाने की जो प्रोसेस है वो तो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है कॉटन की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की, जो कि कॉटन है। कॉटन कहाँ से आएगा, प्राइमरी सेक्टर से आएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है। अब उसको प्राइमरी से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ तक लेके आना है, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगा, टर्सरी सेक्टर से आएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको मार्केट तक लेके जाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो किस में है, टर्सरी सेक्टर में है।
अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। जो टर्सरी सेक्टर है वो भी इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन का अगर एग्जांपल लें, कम्युनिकेशन के लिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं, वो कहाँ से आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर से आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पर बनेंगे? इंडस्ट्रीज़ में बनेंगे, जो किस में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि जो तीनों सेक्टर हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई भी एक सेक्टर जो है किसी दूसरे की हेल्प के बिना डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अब बात आती है जीडीपी की। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है? सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अकाउंटिंग ईयर में किसी भी कंट्री में तीनों जो सेक्टर होते हैं उनकी टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जो तीनों सेक्टर हैं उन तीनों सेक्टर ने मिलके जो प्रोडक्शन किया वो क्या है? जीडीपी है। इसके अलावा होती है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी शामिल करते हैं, जीडीपी में नहीं करते। यही डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी में। इसके बाद देखिए, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। अब देखिए फाइनल गुड्स, जो एग्रीकल्चर है उसमें हम कोई ना कोई प्रोडक्शन करते हैं या फिर मिनरल्स की माइनिंग वगैरह करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी वस्तु में, फिर उसको किसी तीसरी वस्तु में। अब यहाँ पर हम बात करें फाइनल गुड्स की, तो फाइनल गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर्स के यूजेबल होती हैं, यानी कि डायरेक्ट उनको यूज़ किया जाता है, उसको किसी दूसरी वस्तु में कन्वर्ट नहीं किया जाता। मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो गेहूं की रोटियां बना ली जाएं या फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाए, बिस्किट ब्रेड वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब मान लो किसी भी किसान ने गेहूं का प्रोडक्शन किया, उसने क्या किया? गेहूं को 10 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। अब जो गेहूं 10 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीदा गया था उसका आटा बना के उसको 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। अब जो 20 रुपये किलो आटा था उससे बिस्किट बनाए और उनको 60 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग बेच दिया गया। अब देखो इसमें जो गेहूं लगा वो कितने रुपए का था? 10 रुपये का था, लेकिन उसको आटा बना के कितने में बेच दिया गया? 20 रुपये में बेच दिया गया। अब वो जो 20 रुपये का आटा है उससे बिस्किट बना के उसको कितने रुपए में बेच दिया गया? 60 रुपये में बेच दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमें पता लगाना है फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? जो लास्ट में प्रिपेयर्ड होती हैं और कंज्यूमर्स उनको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो वो कितने रुपए की है? 60 रुपये की है। तो जो जीडीपी होती है उसमें हम किसको काउंट करते हैं? फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हमने 10 रुपये भी काउंट कर लिए, यहाँ पर हमने 20 भी काउंट कर लिए और यहाँ पर हमने 60 भी काउंट कर लिए। ऐसा नहीं होगा। हम किसको काउंट करेंगे? सिर्फ इन 60 रुपये को काउंट करेंगे। तो आपको समझ में आया फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स वो होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु में कन्वर्ट नहीं की जाती, बल्कि उनको डायरेक्ट यूज़ किया जाता है कंज्यूमर्स के द्वारा। जो बीच में जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि आटा है, वो क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ किस में किया जाता है? फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है उसके अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी काउंट हो चुकी होती है। हिस्ट्री ऑफ दीज सेक्टर्स, जो तीनों सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा उनकी हिस्ट्री क्या है? इन द बिगनिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर वॉज प्राइमरी सेक्टर। स्टार्टिंग में कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट था? प्राइमरी सेक्टर इम्पोर्टेंट था। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग में सभी लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। एग्रीकल्चर से उन्होंने क्या किया? अपना सिर्फ इतनी एग्रीकल्चर करते थे जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। फिर ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हुआ। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई।
अब मान लो पहले किसी खेत में जो है प्रोडक्शन करने के लिए पूरी फैमिली वहाँ पर काम पे लगी हुई होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि कोई एक इंसान भी अकेला उस काम को कर सकता है। अब अगर फैमिली का एक मेंबर एग्रीकल्चर कर सकता है तो बाकी जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे, वो कहीं और काम करेंगे। हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करें, तो अगर वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि रीज़न की अगर हम बात करते हैं कि क्या रीज़न है कि प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा आने लगे, तो उसका रीज़न जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि पहले क्या होता था कि फूड्स का प्रोडक्शन किया जाता था। सबको खाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, लेकिन वो फूड तो फैमिली का कोई एक मेंबर भी उगा सकता है उसका प्रोडक्शन। तो अब मान लो ट्रैक्टर आ गया, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रैक्टर के आने की वजह से कितनी मेहनत कम होती है। पहले क्या होता था, जो पशुओं से हल से खेती की जाती थी, खेतों को जोता जाता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जो एक इंसान है वो लगभग आधे दिन या फिर पूरे दिन वहाँ पर काम करता रहता था, लेकिन ट्रैक्टर आने की वजह से 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। अभी जो नए मेथड आए हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आई है, इनकी वजह से क्या हो गया, लोगों को काम की ज़रूरत हो गई। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि जिस काम को 10 आदमी मिलके करते थे, उस काम को एक अकेला आदमी उन मशीनों की मदद से कर सकता है। ऐसे में 9 आदमी क्या है, वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, उनको काम की ज़रूरत है। और उनको काम की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एवरीथिंग वॉज टेकिंग प्लेस बाय न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स एंड मशीन्स, सो नॉट वेरी मच पीपल वर नीडेड टू वर्क। नई मशीनें आ गई, नए मेथड आ गए, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। अब वहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब फैक्ट्रीज़ में काम करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ज़्यादा लोग कहाँ पर इंगेज्ड हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। नाउ फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स द मेन सेक्टर इज़ टर्सरी सेक्टर। हमने जो स्टोरी है वो पढ़ी कि किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस कम हो गया और सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। अब बात कर रहे हैं टर्सरी सेक्टर की। अब जो गवर्नमेंट है उसने हमें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना शुरू किया। हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, कोर्ट्स बने, तो इन सब की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली। अब जैसे पुलिसमैन हैं, फायरमैन हैं, टीचर्स हैं, पोस्टमैन्स हैं या फिर लॉयर्स हैं, इन सब को क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट मिला। और ये सब किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये सभी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जो सेक्टर, जो भी एक्टिविटीज़ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं वो किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं। अब देखिए लोगों की इनकम बढ़ने लगी, उनके पास पैसा ज़्यादा होने लगा, उन्होंने पैसे खर्च करना ज़्यादा शुरू कर दिया। अब जब वो पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोगों के पास पैसा भी बहुत है, टाइम भी बहुत है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की वजह से, मशीनों की वजह से वो 10 घंटे का काम 4 घंटे में ही ख़त्म कर सकते हैं। बाकी का टाइम क्या करेंगे, वो एंजॉय करेंगे। या तो हो सकता है वो मूवीज़ वगैरह देखने जाएं, हो सकता है वो टूरिज़्म यानी कि जो है घूमने जाएं कहीं पर। तो इन सब से क्या होगा, टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। अब टर्सरी सेक्टर का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मूवी वगैरह देखने जा रहे हैं, इन सब से भी क्या होगा, टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। तो ये जो स्टोरी है हर एक कंट्री की सेम होती है। पहले प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, फिर सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ा और लास्ट में किसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, टर्सरी सेक्टर का। तो अब हम कंपेयर करेंगे पहले का और अब का जो डाटा है उसको। अगर हम बात करें 1970 की, 1970 और 1971 में जो प्रोसेस थी उसमें क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का अगर कंपेयर हो तो क्या था, तीनों ही सेक्टर्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था। जो प्राइमरी सेक्टर है वो भी बहुत कम प्रोडक्शन करता था, सेकेंडरी भी, और जो टर्सरी सेक्टर है वो भी बहुत कम सर्विसेज प्रोवाइड कराता था। लेकिन अगर बात करें अब के टाइम पीरियड की, अब का टाइम पीरियड मतलब 2010 और 11 का डाटा यहाँ पर हमने उठाया है। उसमें देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं क्या है, तीनों सेक्टर्स का प्रोडक्शन और जो है सर्विसेज का जो प्रोवाइड कराते हैं वो बढ़ चुका है। पहले प्राइमरी में क्या होता था, बहुत कम प्रोडक्शन होता था, सेकेंडरी में बहुत ही फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी होता था। ठीक है, अब फर्स्ट में कौन है, टर्सरी है। ठीक है,
वहाँ पे थर्ड में कौन सा होता था, सेकेंडरी होता था, अब सेकंड पे आ गया सेकेंडरी, ठीक है। थर्ड पे कौन सा चला गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। ये रैंकिंग देखिए, उस टाइम पे क्या था, फर्स्ट पे कौन सा सेक्टर था, प्राइमरी, ठीक है। सेकंड पे कौन सा होता था, टर्सरी, और थर्ड पे कौन सा होता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन अब की अगर बात करें तो फर्स्ट पे कौन सा है, टर्सरी सेक्टर है, सेकंड पे कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि फर्स्ट पे होता था वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग हुआ। टाइम के अकॉर्डिंग नई टेक्नोलॉजी आती गई और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता गया। अब देखिए, हाउ टर्सरी सेक्टर कम ऑन नंबर 1, कैसे आया जो टर्सरी सेक्टर है वो नंबर 1 पे कैसे आया। देयर आर 5 रीजन्स, इसके 5 रीज़न हैं। पहला कौन सा है, गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, विच आर बेसिक नीड्स ऑफ ए कंट्री एंड दे आर पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर। जो गवर्नमेंट है उसने हॉस्पिटल्स डेवलप किए, स्कूल डेवलप किए, पुलिस, आर्मी, इस तरीके की सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया, और ये सब किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आए हैं, तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस। इसके बाद देखिए, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव आल्सो लीड द डेवलपमेंट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से भी टर्सरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो तभी तो प्रोवाइड कराएंगे ना जब सेकेंडरी सेक्टर मशीनरीज का प्रोडक्शन करेगा। अगर सेकेंडरी सेक्टर ने ट्रैक्टर नहीं बनाया होता तो हम क्या करते, या फिर और जो अदर जो ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर सेकेंडरी सेक्टर में नहीं बनती तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता। जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल है, उसको इंडस्ट्रीज़ तक कैसे लेके जाते, इंडस्ट्रीज से जो प्रिपेयर्ड मटेरियल है उसको मार्केट तक कैसे लेके जाते। तो क्या है, इन दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट भी बहुत ही यूजेबल है। As income of people increased, they started spending, shopping, eating out, tourism. अब लोगों की इनकम बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, पैसा खर्च करना स्टार्ट किया, शॉपिंग करनी स्टार्ट की, बाहर खाना स्टार्ट किया, टूरिज़्म स्टार्ट किया, और ये सब ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इम्पोर्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, वहाँ से जीडीपी बढ़ गई, ठीक है ना, वहाँ से क्या बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस बढ़ने का मतलब है कि वो ज़्यादा फेमस हो गया, वहाँ से हम जीडीपी की बात कर रही हैं। इसके बाद देखिए क्या रीज़न है, फोर्थ रीज़न की बात करते हैं। न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, एसेंशियल हो गई है आज के टाइम पीरियड में। अगर हमें कम्युनिकेशन के बिना व्यापार करने के लिए कहा जाए तो क्या पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्स वगैरह होते हैं सारे की सारी बुकिंग वगैरह जो होती है वो कैसे होती हैं, ऑनलाइन की जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। फिफ्थ रीज़न क्या है कि टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ा, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। Green Revolution in India gave boost to tertiary sector by developing of services such as transport, storage, trade, etc. अब देखिए 1960s में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी इसकी वजह से फसलों का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया था। इसका मेन रीज़न ही ये था, इसीलिए लाई गई थी। यहाँ पर जो है HYV सीड्स का यूज़ किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स होती थी उनका यूज़ किया गया था। केमिकल जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते थे उनका यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं पर स्टोर किया जाएगा ग्रीनरीज में। अब ये जो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज है और जो ट्रेड है, ये तीनों की जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती हैं, टर्सरी सेक्टर में आती हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, टर्सरी सेक्टर की जीडीपी बढ़ गई। इसके बाद जो सेक्टर्स हैं उनको हम अलग तरीके से अगर क्लासिफाई करें बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस एट एम्प्लॉयमेंट, तो दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखिए क्या होता है, द सेक्टर विच कैरीज आउट ऑल एक्टिविटी थ्रू ए सिस्टम एंड फॉलोज गवर्नमेंट रेगुलेशंस।
जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम किया जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मिलकर काम करते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो क्या होता है, वो कोई इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकता है और वहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होती। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। मान लो एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, कोई अकेला इंसान एक हॉस्पिटल को नहीं संभाल सकता, इसीलिए वहाँ पर कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें एक अकेला इंसान भी मिलकर जो अकेला इंसान भी काम कर सकता है, कोई खुद का अपना छोटा सा बिजनेस भी चला सकता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक पार्ट है। अब देखिए डिफरेंस क्या है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। द सेक्टर इज़ रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता। द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं होती, वो रेगुलर नहीं होते। जैसे कि कोई खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको साल के उन्हीं दिनों में काम मिलेगा जब खेतों में काम होता है, उस टाइम पे उनको काम नहीं मिलेगा जब खेतों में कोई भी काम नहीं है। जैसे फसलों के काटने के टाइम पे या फसलों के बोने के टाइम पे सिर्फ उन्हीं टाइम पे उनको रोज़गार मिलेगा। इसके बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसकी क्या जो है विशेषताएं हैं। द सेक्टर इज़ गवर्न बाय वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट एटसेट्रा। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें हमने अभी पढ़ा था कि कुछ रूल होते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें क्या होता है, काम के घंटे जैसे कि 8 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करना होता है, या फिर उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उनको रेगुलर जो है सैलरी दी जानी चाहिए, जो है पेड लीव भी उनको मिलती है अगर बीमारी वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनके लिए फ़िक्स कर दी जाती हैं। जो महिलाएं होती हैं उनको भी पुरुषों के इक्वल वेजेस दी जानी चाहिए, इस तरीके के कुछ एक्ट बनाए गए हैं। और मिनिमम वेजेस भी, यानी कि पर डे की कम से कम जो वेजेस होती हैं उनको फिक्स किया जाता है। लेकिन ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है इसमें कुछ भी फिक्स नहीं किया जाता। दिस सेक्टर इंक्लूड्स बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल एटसेट्रा। ऑर्गेनाइज्ड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। इसी तरीके की और भी जितने भी वर्किंग प्लेसेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, वो किसका पार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का पार्ट है। इसके बाद देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें वो लोग आते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और उन्होंने अपना कोई छोटा मोटा ऐसा काम स्टार्ट किया है जिसको वो अकेले कर सकते हैं। जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जैसे कि किसी ने अचार वगैरह बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो अपने लेवल पर कर सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी फिक्स होती है, इनको पेड लीव मिलती हैं, संडे की छुट्टियां मिलती हैं, वर्किंग आवर जो होते हैं वो फिक्स होती हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक इनको काम करना होता है। ये किसका एग्जाम्पल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इनके लिए जो है कोई भी पेड लीव नहीं होती। ये देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर सेक्टर्स को जो है किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर। जो ओनरशिप के बेसिस पर होती हैं सेक्टर्स वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अब जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप होती है, वो जो है अपने लेवल पर अपने इंडिविजुअली उसकी ओनरशिप के बेस पे काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है रिलायंस एंड किंगफिशर। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। इसके एग्जांपल है MTNL, इंडियन रेलवेज़, ये सब किसके एग्जांपल है, गवर्नमेंट सेक्टर के या फिर पब्लिक सेक्टर के। अब बात करते हैं जॉइंट सेक्टर की। जो जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं वो प्राइवेट और पब्लिक मिलकर चलाते हैं, यानी कि लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलती हैं। अब देखिए
एक साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब की नेचर के बेस पे 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। हाउ मैनी पीपल वर्क इन विच सेक्टर, कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर का 49% है, सेकेंडरी सेक्टर 24% एंड टर्सरी सेक्टर 27%। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा सेक्टर इम्पोर्टेंट है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है, तो वो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। हमने अभी पढ़ा कि हाल फिलहाल के टाइम पे टर्सरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, उसकी जीडीपी बढ़ गई है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोवाइड कराता है, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कराता है। जो टर्सरी सेक्टर है वहाँ पर जीडीपी ज़्यादा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है लेकिन जीडीपी कम है। ये चीज़ें याद रखनी है। शेयर ऑफ सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर 49%, सेकेंडरी सेक्टर 24%, टर्सरी सेक्टर 27%। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, अभी देखिए हमने एम्प्लॉयमेंट में बात की थी, अभी हम बात करते हैं जीडीपी की। प्राइमरी सेक्टर का 15% है, सेकेंडरी 27% एंड टर्सरी 58%। अभी मैंने आपको बताया था कि टर्सरी सेक्टर का जो परसेंटेज है वो जीडीपी में ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट में कम है, और प्राइमरी के जीडीपी में कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा है। तो अगर पूछा जाए कि अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो टर्सरी का है, और प्राइमरी का किसके अकॉर्डिंग है, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। टर्सरी सेक्टर रिक्वायर्स एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल, जो टर्सरी सेक्टर होता है उसमें पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस में लगे होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब के लिए घूमते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को जॉब मिल पाती हैं। नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन टर्सरी सेक्टर, बहुत ज़्यादा जॉब नहीं होती, जॉब ढूंढने वाले ज़्यादा होते हैं और जॉब कम होती हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग कहाँ पर वर्क करने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर में। इसके बाद एक टर्म आती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये एक इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये सामने वाला इंसान अनएम्प्लॉयड है। हमें वो देखने को तो कहने को तो एम्प्लॉयमेंट नज़र आता है लेकिन वो रियल में एम्प्लॉयमेंट उसके पास नहीं है। क्या रीज़न है, देखिए unemployment that does not affect aggregate economic output. It occurs when productivity is low and too many workers are filling too few jobs. It can refer to any part of the population that is not employed at full capacity. यानी कि अगर कोई काम 10 लोग कर रहे हैं और वो काम 5 लोग भी मिलकर कर सकते हैं तो वो 5 क्या हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस काम को 5 लोग भी मिलकर कर सकते हैं और उन 5 लोगों के काम छोड़ने की वजह से प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, ये जो काम है ये किसी एक इंसान के द्वारा भी किया जा सकता है। अब 5 लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो भी उतना ही होगा, अगर एक अकेला इंसान करता तो भी उतना ही होता, उतने घंटों में उतना ही काम होगा अगर ये एक अकेला इंसान करेगा या फिर ये 5 मिलके करेंगे। तो ये 4 क्या हैं, अंडर एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ पर काम नहीं कर रहे होते तो भी ये काम उतनी ही देर में और उतना ही होता। इसी वजह से ये जो सिचुएशन है इसको क्या कहा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो लोग काम कर रही हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रही हैं। अगर इसी काम को 10 लोग करते तो वो भी कर सकते थे, और अब अगर ये ज़्यादा कर रही हैं तो वो भी उसको जो है उतना ही काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज़ यूजली फाउंड इन प्राइमरी सेक्टर। ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोसेस होती है, ये जो इस तरीके की अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर में पाए जाते हैं। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन फार्म्स इवन थ्रो दे आर नॉट नीडिड। कई बार बहुत सारे लोग किसी न किसी जगह पर काम करते रहते हैं, जैसे इस खेत में भी जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये सब किसके एग्जाम्पल थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स थे। समटाइम्स वी फाइंड अंडर एम्प्लॉयमेंट
इन टर्सरी सेक्टर टू। कई बार हम जो है ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये टर्सरी सेक्टर में भी देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं टर्सरी सेक्टर्स के। बिग प्रॉब्लम, अब देखिए हम तीनों सेक्टर्स को पढ़ा, उसके बाद देखिए कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसके रिगार्डिंग क्या बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है। हाउ टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, हाउ टू ओवरकम अंडर एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। फर्स्ट देखिए कि कौन से तरीके हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि अगर किन किन स्टेप्स को उठाया जाए तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स सो दैट दे कैन डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स एंड प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। जो गवर्नमेंट है उसको किसानों को लोन प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि वो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन कर सके और अच्छे जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ करके एग्रीकल्चर कर सकें। इसके बाद गवर्नमेंट कैन कनेक्ट ऑल द विलेजेस टू द रोड्स एंड कैन बूस्ट सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन। जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर देना चाहिए, सभी गाँवों को जो है रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा जोड़ देना चाहिए, सभी गाँव में रोड बन जाने चाहिए। हालांकि अब तो जो है लगभग ऐसे गाँव हैं जिनमें रोड फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करवा दी गई हैं सरकार के द्वारा। इसके बाद देखिए दिस विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल लेबर हु विल कंस्ट्रक्ट द रोड एंड इट विल बी ईजी टू विलेजर्स टू गो टू नियर बाई सिटी फॉर वर्क। अब जो ये रोड बनाने का हमने अभी डिस्कस किया था कि रोड बनाने चाहिए, जब रोड बनेगा तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा और जो विलेजर्स हैं वो आसानी से अपने पास के किसी शहर में जाकर काम कर सकेंगे। गवर्नमेंट कैन इंडस्ट्रीज इन सिमिलर एरियाज where a large number of people can be employed। जो सेमी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको इंडस्ट्रीज़ बना देनी चाहिए ताकि वहाँ के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। कौन से होते हैं सेमी रूरल एरिया, जो ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि ना तो शहर होते हैं ना ही जो गांव बड़े बड़े शहर होते हैं उनसे दूर के एरियाज़ होते हैं, जो रूरल एरियाज़ के और जो अर्बन एरियाज़ के बीच में एरियाज़ होते हैं। तो जो सेमी रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी क्या कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ लगा देनी चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 20 lakhs जॉब कैन क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर्स, एजुकेशन सेक्टर्स में भी जॉब प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। मोर देन 35 lakhs जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़, जो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लगभग 35 लाख या उससे ज़्यादा जॉब जो है प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं अगर कोशिश की जाए तो। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके की लॉन्ग टर्म जो कंडीशंस होती हैं उनको अप्लाई नहीं करती, वो शॉर्ट टर्म्स जो कंडीशंस होती हैं उन पे जो है ज़्यादा कोशिश करती हैं कि उनको लागू करवाया जाए। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो 5 साल के लिए होती हैं और अभी हमने जो डिस्कस किया वो ऐसे टर्म्स हैं जिनको लगभग पूरा होने में 10 से 15 साल का टाइम लग सकता है। बट ऑल दीज थिंग्स टेक ए लॉन्ग टाइम, गवर्नमेंट इज जस्ट फॉर 5 years, दैट इज़ वाई इट डज नॉट पे मच अटेंशन। जो गवर्नमेंट होती है वो कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए बनती है, इसीलिए वो इस तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं देती। इसके अलावा वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म्स प्लान्स बनाते हैं जिनका रिजल्ट जो है वो जल्दी से आ जाए और दोबारा से जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उनमें उनको एक बार फिर से पावर हासिल करने का मौका मिल सके। इसी तरीके के जो है एक प्लान की हम बात करेंगे। वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान इज़ नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम जो है बाद में चेंज करके 2005 में मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये क्या होता है, नरेगा में क्या है कि जो लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड जो होते हैं उनको काम दिया जाता है, उनको साल के 100 दिन काम की गारंटी जो है गवर्नमेंट देती है और अगर काम नहीं दे पाई तो उनको अलाउंस जो है दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, जो गांव के आसपास जितना भी एरिया होता है वहाँ पर कोई ना कोई काम जो है उनको दे दिया जाता है। इफ़ इंडिया वुड हैव पेड अटेंशन ऑन टूरिज्म एंड एजुकेशन सेक्टर एट दैट टाइम वी वुड बी इन बेटर कंडीशन। अगर इंडिया में इन सेक्टर्स के जो एजुकेशनल सेक्टर है या फिर टूरिज़्म सेक्टर है उसकी तरफ ध्यान दिया जाता तो हम अब बेटर कंडीशन में होते जो मनरेगा है उसके जो है कंपैरिजन में। लेकिन मनरेगा की तरफ क्यों ध्यान दिया गया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लान है और इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा।
इट स्टार्टेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स, इट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग। अब देखो जो 200 से 625 डिस्ट्रिक्ट में जो है स्टार्ट की गई। स्टार्टिंग में 200 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें मनरेगा स्टार्ट की गई थी, बाद में 625 से भी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है 100 दिन किसी साल के 100 दिन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। इन एनी केस गवर्नमेंट डज नॉट गिव एनी एम्प्लॉयमेंट देन इट गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर किसी केस में गवर्नमेंट जो है 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो वो क्या करती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लोगों को देती हैं। अब देखिए पब्लिक प्राइवेट का मोटिव क्या होता है। जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें डिफरेंस यहाँ पर देखिए। पब्लिक सेक्टर जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं और उनका मोटिव होता है सर्व पीपल, लोगों को सर्व करना होता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं और उनका मोटिव होता है अर्न मनी, पैसा कमाना उनका मोटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल, पोस्ट ऑफिस, टाटा रिलायंस और जो डोनाल्ड्स हैं वो किसके एग्जाम्पल है, प्राइवेट के। गवर्नमेंट स्कूल और पोस्ट ऑफिस किसके, पब्लिक के। अभी हमने जो है कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।